हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। हमने पिछले क्लास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में 14 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे बचे हुए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 41 क्वेश्चन। ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 नंबर 1 से। ओके, 14 नंबर 1 अपने पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास 10 kg मूव कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। A constant force then act for 4 seconds on object gives a speed 2 meter per second in opposite direction. The acceleration produced in it 10 kg। कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान पर एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के लिए नियत वेग से गति करती है। अब इस पर एक नियत बल 4 सेकंड के लिए आरोपित किया गया है, जिससे इसके वेग विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड हो जाते हैं। तो उत्पन्न त्वरण बताइए। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा साइड में जगह चाहिए, इस पे चलिए करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का था, 10 kg का ऑब्जेक्ट था, मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड के साथ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, यानी v1 अपने पास दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट, इस पे कोई कांस्टेंट फोर्स मैंने लगाया, कितने के लिए? 4 सेकंड के लिए। अपने को टाइम दे दिया है 4 सेकंड के लिए, मैंने कोई एक कांस्टेंट इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। लगाते ही क्या होता है लगाते ही गिव्स इट्स स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे इस पे फोर्स लगाया गया इस ऑब्जेक्ट का, अब इस बार स्पीड उल्टा, यानी v2 हो जाता है हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड, इधर की तरफ हो जाता है 2 मीटर प्रति सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन तो अब माइनस का लिख दो, क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए माइनस लिख देते हैं। तो कह रहे बच्चे अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होता है क्या आपका? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको जब अभी हम लोग लिखेंगे सिंबल के साथ, बाद में लिख लेंगे। तो देखिए ये भी वेक्टर फॉर्म है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टी, डेल्टा टी। फाइनल आपका वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, तो आप लिखोगे 2, लेकिन 2 नहीं -2 लिखोगे। क्यों -2 लिखोगे? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन है। माइनस v1 कितना है? 10 है, तो माइनस का 10 हो गया। और टाइम कितने के लिए दिया है? 4 सेकंड, तो 4 लिख लो। तो -2 -10 अपन में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 12 बटे में 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये तो प्लस है, ओहो यहीं बच्चे फंस जाते हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एलिवेटर, कोई हमारा आदमी है वो लिफ्ट में खड़ा है। लिफ्ट वाले देखिए क्वेश्चन आ गए, कोई आदमी है लिफ्ट में खड़ा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड हिज वेट लेस देन एक्चुअल वेट। एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल वेट होता है, आखिर में कोई मशीन जो होती है हमारी वेट कैसे मेजर करती है? वो हमारे नॉर्मल रिएक्शन को देख के मेजर करती है। ठीक है, अभी लिफ्ट कह रहा है कि पर्सन इज स्टैंडिंग इन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही फाइंड हिज वेट लेस। इसका जो वेट है बच्चे वो लेस है। वेट क्या है? लेस है। वेट क्या है? लेस है। तो वेट पता है कब लेस होता है? जब हमारी वेट कब होगा लेस? वेट लेस होने का कंडीशन है, यानी जो हमारा आर होता है एम ब्रैकेट में जी माइनस का ए कब होगा? जब हमारा मान लो लिफ्ट नीचे आ रहा है तो एम जी बड़ा हो जाता है, आर छोटा हो जाता है। ठीक, उस कंडीशन में जब हमारा लिफ्ट क्या होता है? ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन बनता है, तो कुछ जी में से ए माइनस करोगे, तो हमारा लिफ्ट क्या हो जाएगा? क्या रहा? नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करे, गलत। नियत त्वरण से नीचे की ओर गति करे, हाँ ये सही है। द एलिवेटर मूव अपवर्ड विथ, अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं, द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड, ये भी नहीं होगा। तो जब लिफ्ट हमारा नीचे की तरफ आती है एक्सेलरेशन से, तो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है? जी माइनस का ए हो जाता है। जी माइनस ए कैसे होगा? आपने देखा होगा जब मैंने आपको लिफ्ट प्रॉब्लम कराया था कल, लिफ्ट प्रॉब्लम का स्लाइड ये देखिए, यहाँ पे देखिए लिफ्ट क्या है? जब लिफ्ट जी एक्सेलरेशन से, सॉरी ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आती है तो देखिए जी माइनस का 1 किया जा रहा है, मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो जब वैल्यू कम होगी तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है इन एलिवेटर, वही लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है, एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप, कोई एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ओके, ए एक्सेलरेशन से, अच्छा मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन जी, इस बार ए नहीं बच्चे, उसने जी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, चलो जी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय अ पैसेंजर ऑफ मास एम इज, तो आप इसको कैसे करोगे? तो जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो लिफ्ट के ऊपर जाने वाले कंडीशन में जो फोर्स लगता होता है एम ब्रैकेट में जी प्लस का ए होता है। इस बार क्वेश्चन में तुम्हारा ए ही खुद बोल दिया, जी के बराबर ले लो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एम ब्रैकेट में जी प्लस तुम्हारा ए क्या है? जी है, तो 2g बन गया, एम इधर आ गया 2g, 2 बाहर लाओ तो 2mg आ गया। आंसर नंबर डी इज योर राइट आंसर। कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेंस्ट अ बॉल, दीवार से लड़ती है वेलोसिटी v के साथ, रीबाउंड वापस आती है सेम स्पीड के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम बताए हैं, चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या होता है? 2mv होता है। हाँ ये देखो 2mv कैसे, मैंने क्वेश्चन कराया था, दिखाता हूँ, कल मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका था कि कोई दीवार से लड़ने जा रहा है वाला प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि मैं ये वाला ना पढ़ाया हूँ, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने नहीं कराया? दीवार वाला, हाँ ये देखो दीवार वाला प्रॉब्लम, दीवार से बॉल टकराता है वापस जाता है, देखो क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। 2mv आता ना, हमेशा याद करो बच्चे, चेंज इन मोमेंटम होता है 2mv, अगर साइन बोलेगा तो -2mv, मैग्नीट्यूड बोलेगा तो साइन हटा देना, +2mv कर लेना। ओके 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 2mv, आंसर विल बी 44 में ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल, कोई मूविंग बॉडी है जिसका मैंने स्पीड है वो कर दिया 2v, v से कर दिया 2v, तो क्या हो जाएगा? उसका एक्सेलरेशन डबल होगा, उसका मोमेंटम डबल होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, या उसकी स्थितिज ऊर्जा डबल होगी। एक्सेलरेशन को डबल, एक्सेलरेशन इज डबल, एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 - v1 अपॉन में t, हाँ बाद में क्या कर दिया गया? 2v कर दिया गया, पहले क्या था? v था अपॉन में t, 2v में से v गया तो v/t आ गया एक्सेलरेशन। ये तो कहीं डबल वाला केस नहीं आ रहा है, हाँ गलत है, एक्सेलरेशन डबल नहीं होगा। मोमेंटम इज डबल, मान लो पहले मोमेंटम था p = बच्चे mv, अब बाद में हमारा जो मोमेंटम हुआ m इंटू, अब v की जगह बोला 2v ले लो, तो p = देखो इसको p' कर लो, तो क्या लिखोगे यहाँ m, 2 बाहर ले आओ v, ये देखो mv की जगह मैं p लिख सकता हूँ, तो p' जो हो जाएगा बाद का मोमेंटम वो 2p हो जाएगा, यानी मोमेंटम डबल हो जाएगा। यस, मोमेंटम विल बी डबल। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ m, v तुम्हारा क्या डबल है, तो 2v का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन, कह रहा है इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मास द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वैल्यू। कह रहा है यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को दोगुना कर दिया जाए, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? m में लगेगा, इक्वेशन नंबर 1 है। कह रहा है कि डबलिंग द मास एंड एक्सेलरेशन, अब नया जो फोर्स हमारा बन रहा है, बाद में क्या किया गया है? इसका मास डबल कर दिया गया। मास डबल करने का मतलब क्या होता है? m की जगह लिखो 2m, एक्सेलरेशन की जगह लिखो 2a, तो 2 2 जा 4 ma, f डैश कितना हो गया? 4 ma, और ma किसके इक्वल है? f के इक्वल है। f डैश इज क्या हो जाएगा? 4ma, f डैश इज ma किसके इक्वल है? f के इक्वल है, तो 4f, तो जो हमारा नया फोर्स बनेगा ना 4 गुना हो जाएगा, तो डिक्रीज द हाफ, आधा हो जाएगा, गलत। रिमेन अनचेंज, ऐसा कुछ नहीं है, मास डबल कर दियो, एक्सेलरेशन भी डबल कर दियो। इंक्रीज 2 टाइम, नहीं ये भी गलत है, 2 बार नहीं 4 टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऐसे कर लेते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तो आप डाउट ना पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके सामने। कह रहा है कैनन आफ्टर फायरिंग
ओके, कोई कैनन, कैनन मतलब बंदूक होता है। ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है। आपने किया एक्शन आगे की तरफ, आपको पीछे मिला रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, वहां से ये बनता है। ठीक, कह रहा है कि वह ना बस सडनली टेक अ टर्न, जब कोई बस है वो सडनली टर्न लेता है, उस कंडीशन की आप बात करो। तो मैंने आपको कभी क्वेश्चन कराया हुआ था कि बस सडनली कोई टर्न लेता है तो हम लोग बाहर की तरफ फेंका जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ मोशन। कह रहा है कि इनर्सिया, हाँ तो आगे पहले ही इनर्सिया ऑफ मोशन, आगे भी पढ़ लेते हैं। एक सही तो बाकी तीन क्यों गलत है आपको ये भी बताना पड़ता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, गति का त्वरण, नहीं गति का त्वरण तो होता ही नहीं कुछ ऐसा, गति की चाल, ये सब फालतू बात, इसीलिए कोई एक्सप्लेन नहीं करता। ए इज योर राइट आंसर। इनर्सिया कितने टाइप का होता है? इनर्सिया 3 टाइप का होता है। पहला मोशन का इनर्सिया, दूसरा रेस्ट का इनर्सिया, तीसरा डायरेक्शन का इनर्सिया। 3 बात लिख लेना। और ये कहाँ से रिलेट करता है? NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कौन सा? फर्स्ट NLM। जब नीट वाले बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता था तो ऐसे ही मतलब शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर था उसको NLM बोलते थे, वर्क एनर्जी पावर को WPE बोलते थे। तो शॉर्ट फॉर्म में से काइनेमेटिक्स 1D 2D मोशन को काइनेमेटिक्स में कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन वन डायमेंशन वेरी विथ टाइम अकॉर्डिंग टू, हमको कोई बॉडी का मोमेंटम दे दिया P इज इक्वल टू A प्लस BT स्क्वायर। अच्छा, किसी बॉडी का अपने को लीनियर मोमेंटम दे दिया है, दैट इज P इज इक्वल टू A प्लस का BT का स्क्वायर है। ओके, वेयर एंड A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, A और B क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट है बट आई विल एक्सप्लेन, हो सकता है कुछ नया मिल जाए इसमें। A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। अच्छा, नेट फोर्स कितना लग रहा है आपको बताना। हाँ, रिपीट ही है, तो या तो आप चाहो तो पिछले लेक्चर से कंप्लीट कर लो या फिर आओ बता ही देते हैं, यहाँ तक आ ही गए हैं। लेट्स सॉल्व। देखो बच्चे, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो तो होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी बहाने आप लोग सीख लोगे डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिफरेंशिएशन। सारा यह डिफरेंशिएशन का नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। P कितना आपको दिया है? A प्लस का BT स्क्वायर और डिवाइड बाई DT। क्या करो, इसको बोलते हैं D ओवर DT मैथमेटिक्स में। अब अलग अलग सबको डिफ्रेंशिएट करो, तो ऐसे लिखो D ओवर DT ऑफ A प्लस D ओवर DT ऑफ BT स्क्वायर। देखिए बच्चे, यहाँ पे जो A है ना वो हमारा कांस्टेंट है, B भी हमारा कांस्टेंट। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट दोनों है। A का मैं डिफरेंशिएशन 0 लिखूंगा, B का नहीं लिखूंगा। क्यों? जरा सुनिए, जो A है ना, A वो अकेला है, ये टाइम के फॉर्म में नहीं दिया। डिफरेंशिएशन आप उसी का करोगे जो टाइम के रिस्पेक्ट में। जरा A को देखोगे, क्या वहां कोई टाइम का पार्ट है? यहाँ पे नहीं है, तो इसको प्योर आप कांस्टेंट मानोगे। लेकिन यहां देखिए जरा B में, तो BT स्क्वायर लिखा, मीन्स ये जो B है वो टाइम का भी फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस चीज का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो B भी हमारा कांस्टेंट है, बट यहाँ पे वो B प्योर कांस्टेंट नहीं है। हाँ, तो आप लिखो आगे, आगे एक इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, ऐसे 0 प्लस, अब B को मैं बाहर लाऊंगा क्योंकि हमारे लिए कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट नहीं है, तो डी हो जाएगा। B को लिख दो इंटू, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर को सामने लाते हैं, इंटू पावर सामने आ गया, और जो पावर है उसमें से कम कर देते हैं, तो t की पावर 2 है तो 1t हो जाएगा 2BT, मीन्स अपना फोर्स आ गया 2BT। F 2 एक नंबर कांस्टेंट, B भी एक कांस्टेंट बोल रखा ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो इस सिंबल को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाऊंगा तो t की पावर 1 के साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बना लेता है। इसका अगर ग्राफ भी बनाओगे ना आप, कैसे बनाओगे?
y इसको होता है mx प्लस का c। थोड़ा एडवांस नॉलेज देता हूँ। तो इस एक्सिस पे लिखो f इज इक्वल्स टू 2bt प्लस का 0। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करो तो y एक्सिस पे फोर्स ले लो, x एक्सिस पे टाइम ले लो, और बच्चे देखो c हमारा 0 यानी कि ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, निगेटिव नहीं है तो ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे, और इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप एग्जाम में पूछ सकता है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। कभी कोई एग्जामिनर एक क्वेश्चन बना देते हैं कि जो गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बच्चे आप ग्राफ का स्लोप बताइए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को, चलिए मानते हैं क्वेश्चन रिपीटेड है, दिस क्वेश्चन रिपीटेड, बट मैं यहीं पे ये क्वेश्चन बना सकता था कि क्वेश्चन में बना रहा हूं कि व्हाट विल बी स्लोप ऑफ above इक्वेशन a डाल दिया b डाल दिया 2b, c डाल दिया ab और d डाल दिया a स्क्वायर b स्क्वायर, ये डाल दिया मैंने। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक नया क्वेश्चन आपको दे दिया, तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, कहाँ गया सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका इक्वेशन निकल जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या बनाओगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब वहां से आप सॉल्व करने के बाद ये ग्राफ बनाओगे, फिर पता चलेगा आपका m की जगह ये स्लोप है 2b, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बना के आपको दे दिया हूं। आगे बढ़ूं, कह रहा एक कैनन फायर रिकॉइल, ये वही बार बार क्वेश्चन कैनन कैनन कैनन, अरे भाई न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन की तृतीय नियम है, ये खत्म। क्योंकि जानते हैं ये मेरे पास अगर बंदूक है, इससे मैंने क्या की, गोली दाग दी, तो गोली आगे तो निकलेगा कोई वेलोसिटी v के साथ, तो पीछे भी आपको एक आपने एक्शन करवा दिया गन के साथ, तो गोली क्या करेगा, आपको एक रिएक्शन देके भागेगी, झटका लगेगा, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा, F एक्शन इज इक्वल्स टू F रिएक्शन। ये हमारा है न्यूटन के तृतीय नियमानुसार ये है, ठीक है, न्यूटन के थर्ड रूल से, थर्ड TRD, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है इफ अ पर्सन विथ स्प्रिंग बैलेंस, कोई एक पर्सन है जिसके पास स्प्रिंग बैलेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस बच्चे ये होता है, बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह होता है स्प्रिंग, और यहाँ पे हम लोग क्या कबाड़ वाले आते हैं जो पेपर ऊपर ले आते हैं तौल के, तो उनके पास ऐसे रहता है स्प्रिंग बैलेंस आता है, इसमें वो लोग जो अपना रखना वो रख लेते हैं, ठीक, ये ऐसे इसके ऊपर इस तरह रीडिंग बना होता है, इस तरह का रीडिंग बना होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं ऐसे रीडिंग बना होता है 1 2 3 4 5 ऐसे रीडिंग बना होता है, और रीडिंग पे क्या होता है, ऐसे जो हमारे कांटे होते हैं टेंशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता रहता है। तो कोई पर्सन है, इफ अ पर्सन विथ अ स्प्रिंग बैलेंस, कोई पर्सन ने स्प्रिंग बैलेंस ले लिया अपने साथ, ए बॉडी हैंगिंग ऑन इट, इसमें कोई उसने ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, चलो हैंग कर ले भाई, इट गोज अप इन एरोप्लेन, अच्छा किसी एरोप्लेन में चला गया, कहाँ से क्वेश्चन सब बना रहे। चलो एक आदमी है, उसको अलग ही शौक चढ़े थे कि आज मैं एरोप्लेन में जाऊंगा और स्प्रिंग बैलेंस लेके जाऊंगा। अजीब अजीब लोगों के शौक होते हैं, ठीक है भाई, स्प्रिंग बैलेंस ले गया, क्या होगा इसके साथ, स्प्रिंग बैलेंस ले गया, गोज अप इन एरोप्लेन, देन द रीडिंग ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। अब इसमें जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग क्या होगी, आप लोग जरा सोचिए इसका रीडिंग क्या होना चाहिए। तो बच्चे रीडिंग इसका जो होगा ना, देखिए वो इस बात पे डिपेंड करता है, वो ये भी क्या है, वही आपका कहानी बन रहा है, ये रीडिंग बेसिकली हम लोग टेंशन निकालते हैं, टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स हो गया चाहे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, ये किस बात पे डिपेंड करता है, वही लिफ्ट वाला कंसेप्ट है अपना।
लिफ्ट वाला कंसेप्ट पे जाइए, लिफ्ट वाले कंसेप्ट पे जाइए। कल मैंने पढ़ाया था लिफ्ट वाला कंसेप्ट कहाँ पे है। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप किसी भी अपने आप को ले लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ले जाते हो तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जो आपका वेट फोर्स रहेगा, जो आपका वेट फोर्स रहेगा वही आपका नॉर्मल रिएक्शन की तरह काम करे। मीन्स योर वेट फोर्स विल बी नॉर्मल रिएक्शन, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एरोप्लेन में लेके ऊपर गया। तो जब एरोप्लेन को ऊपर लेके उड़ते हैं ना बच्चे, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? होता ही नहीं है कोई एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हमारे एरोप्लेन के नीचे लगने वाला जो फोर्स होता है और ऊपर लगने वाले फोर्स होता है, आपस में बैलेंस होता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हमारा एरोप्लेन हवा में उड़ता है। वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। अगर जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो रेटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, रिमेन द सेम, रिमेन द सेम। हालांकि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वेट है, एक्चुअली जो जी होता है धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, जो हमारे स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो कम होती है। तो बेसिकली एरोप्लेन इतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं चला जाता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट ही समझ सकते हैं, तो उसकी हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको आप उपेक्षा कर देंगे उसकी। हाँ, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। कह रहा इफ अ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली द टेंशन एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑफ लिफ्ट। याद करिए, मैंने बताया था लिफ्ट टूट जाता है। देख रहे हैं उसी लिफ्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कहाँ गया लिफ्ट मेरा? बच्चों को मैंने लिफ्ट पढ़ा रखा हूँ। वेयर इज लिफ्ट, वेयर इज लिफ्ट? देखिए भाई, मैंने आपको कल लिफ्ट पढ़ाया और लिफ्ट से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट वाले जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करके आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना, ये इसमें आपको टेंशन के फॉर्म में बोलेगा। सुनिए, ये मान लीजिए मेरे पास कोई रोप है, इसे कोई ऑब्जेक्ट लटका है, मास m है, mg नीचे लगेगा तो टेंशन ऊपर t लगेगा। अगर ये रुका हुआ है तो t बराबर हो जाएगा mg। लेकिन ये हमारा पूरा सिस्टम अगर ऊपर चल रहा हो ए एक्सेलरेशन से तो t और a देखिए एक साथ आ गए तो t और mg बड़ा हो गया t, तो t माइनस mg बराबर आप लिखोगे a। तो t बराबर ma, तो t बराबर हो जाएगा mg प्लस का ma, तो t बराबर हो जाएगा m कॉमन g प्लस का a। तो ये कभी t के फॉर्म में भी आ सकता है और कभी r के फॉर्म में भी आ सकता है। तो देखिए ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था, जब हमारा ऊपर की तरफ जाता है लिफ्ट तो क्या आता है? r इक्वल टू m कॉमन g प्लस का a। तो यहाँ भी मैंने वही लाया है, t इक्वल टू g कॉमन t इक्वल टू m कॉमन g प्लस का a। तो टेंशन के फॉर्म में भी दे सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन कुछ वो और है कि लिफ्ट की डोरी टूट गई तो हमारे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0। तो लिफ्ट टूट गई है, लिफ्ट टूट गई है, लिफ्ट कहाँ गया? सॉरी, लिफ्ट नहीं टूटी है, सॉरी, लिफ्ट की डोरी टूट गई है। कह रहा है यदि किसी लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाती है तो लिफ्ट सतह के द्वारा अभिकर्षण बल लगाने वाली जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। देखिए, अब मुझे बार बार वो लिफ्ट के कंसेप्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा दिया है। अच्छे से सब लोग उसको प्रिपेयर करिएगा, उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वेसल कंटेनिंग वाटर, कोई हमारे पास वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, कंटेनिंग वाटर, गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए वेक्टर टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया गया, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ लिक्विड। वही देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, 4 फिगर हैं। और इन चारों को मैंने ए एक्सेलरेशन दे दिया है राइट डायरेक्शन में। तो बोला इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैंने इधर एक्सेलरेशन दे दिया है, एक्शन इधर कर दिया है, तो रिएक्शन पीछे होगा, तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने आगे की तरफ किया है तो रिएक्शन देखिए पीछे की तरफ, इसमें देखिए आगे एक्शन किए तो रिएक्शन देखिए पीछे की तरफ हुआ है। हमारा एक स्यूडो फोर्स पीछे काम करता है, उसके से जो लिक्विड होता है पीछे की तरफ से ढकलाया हुआ है। ये देखिए तो आगे की तरफ ही बढ़ा है तो ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे चांद जैसा शेप बन गया, इसको मिनिस्कस कहते हैं। तो ये तो आता है उसमें, जब आप पढ़ोगे
पारा भरा रहता है, Hg मरकरी भरा रहता है, उस कंडीशन में आता है। तो बी इज योर राइट आंसर। एसोलेशन इधर दिए, रिएक्शन पीछे हुआ तो आपका लिक्विड पीछे की तरफ, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। स्क्रीनशॉट 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 स्क्रीनशॉट। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। कह रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, हमारे पास दो फोर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, हैव अ रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एफ। ओके, तो द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा हमको ये बताना है। बच्चे अगर दो फोर्स आपस में कहीं काम कर रहे हो और उनका रिजल्टेंट भी फोर्स वही है, तो उनके बीच एंगल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेक्टर वाला। तो आप जानते हैं क्या कि अगर किसी पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, लाइक एक वेक्टर यहाँ पे है ए और दूसरा वेक्टर यहाँ काम कर रहा है बी, तो इनका जो रिजल्टेंट, और ये आपस में किसी एंगल थीटा पे है, जब दो वेक्टर आपस में सम एंगल पे होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ये इनके ऐसे 20 से जाता है, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? 20 से जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट आर ऐसे इनके 20 से जाएगा। उस रिजल्टेंट आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ओके। लेकिन यहीं पे कह रहा है कि अब इसी क्वेश्चन को आप ले लो, सेम क्वेश्चन ले लो, अपना क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि यहाँ साइड में कह रहा है हमारे पास दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू एफ है। एक फोर्स इधर लगा एफ, इसका इधर गया दूसरा फोर्स एफ, और इनका जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड वो भी क्या है? एफ है। तो अब इसके बीच का ये जो एंगल है वो कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए क्या करोगे? ये वेक्टर वाला रूल लगा दो। मीन्स हमारा वेक्टर वाला रूल क्या कहता है? आर इसको कहता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। रिजल्टेंट हमारा क्या है? एफ है, तो लिख लो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है? वो भी ए, एफ है, एफ का स्क्वायर, बी भी क्या है? एफ है, एफ का स्क्वायर प्लस 2 है इंटू ए क्या है? एफ है, इंटू बी कितना है? एफ है कॉस थीटा। एक काम करो, स्क्वायरिंग वो साइज कर दो, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट हटा तो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर कॉस थीटा। एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कट गया, इधर कितना बचा? एफ स्क्वायर इधर लाओ तो माइनस का एफ स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इधर क्या है? 2f स्क्वायर कॉस थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो इधर देखो 1 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा कोस थीटा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस थीटा के कितने वैल्यू के लिए आंसर माइनस का 1/2 होता है। तो मैं आपको कोस की कुछ वैल्यू बता देता हूँ। कभी cos 0 हो तो 1 होता है, कभी cos 60 हो तो 1/2 होता है, कभी cos 180 हो तो -1 होता है, कभी cos 120 हो तो माइनस का 1/2 होता है। इस चीज़ को याद कर लो। अच्छा, कुछ ट्रायंगल आपको बता देता हूँ, याद कर लो, काम आएगा। बहुत क्वेश्चन लगते हैं ट्रायंगल्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, एंगल 37 डिग्री का और ट्रायंगल 53 डिग्री का। तो हमारे पास नंबर है 3, 4, 5। सबसे बड़ा क्या होता है? 5, तो 5 पे दोनों कॉमन रहेगा। हाँ, 3 है तो 3, 4, 4, 3, ये आप याद कर लीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 37 डिग्री का ट्रायंगल है और ये हमारा 53 डिग्री का ट्रायंगल है। अपना आंसर देखो, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2, cos थीटा कितना है? cos की कितने वैल्यू के लिए -1/2 होता है? cos 120 डिग्री के लिए। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हो माइनस का 1/2 होता है किसके लिए? cos थीटा है इक्वल्स टू cos 120 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना आ गया? 120 डिग्री, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। है कहीं ऑप्शन में 120 डिग्री? ये सब गलत है। आंसर बी विल बी योर राइट आंसर। सोल्यूशन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, टेक ए स्क्रीनशॉट।
ओके आगे बढ़ते हैं, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी। अच्छा स्प्रिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और एक लटका हुआ किससे, 4 kg से। बोला लाइट स्प्रिंग बैलेंस, लाइट समझते हैं, लाइट का मतलब होता है आप इसका मास इंक्लूड नहीं करोगे, मास इज नॉट अनक्लूडेड एडिशनली, मतलब कि मास को एडिशनली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको लाइट बोला। 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस ए और बी है, ठीक है, और दोनों जो है ये एक 4 kg के मास से कनेक्टेड है। देन ए एंड बी विल बी रिस्पेक्टिवली, यार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक 2 हल्के स्प्रिंग बैलेंस ए और बी से लटकाया गया है, तब ए और बी का पाठ्यांक क्या होगा, ए और बी का रीडिंग क्या होगा। ये मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। देखो बच्चे, मान लो अपने पास कोई एक स्प्रिंग है जिसे मैंने कोई m मास का एक ऑब्जेक्ट बांध दिया है, मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया F फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ना वो तन जाएगी थोड़ी सी, m मास तन गई, तो तुम देखो यहां से लेके वो यहां पहुंच गया, इतना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, दैट इज योर x। अभी भी हमने फोर्स F यहाँ पे लगा रखा है, तो बच्चे क्या होता है ना कि अगर मैं इस हटा दूंगा इस फोर्स को, तो ये हमारा स्प्रिंग पीछे वापस आ जाएगा। क्यों आता है, क्योंकि पीछे की तरफ ये एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, उसको बोलते हैं F रीस्टोरिंग, ठीक है, या इसी को स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने डिस्प्लेसमेंट के, तो इसको F इसको लिख देते हैं kx, क्या लिखते हैं kx। आगे मैंने माइनस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये फोर्स हमारा क्या है, हमारे ओरिजिनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो F रीस्टोरिंग क्या होता है, माइनस का kx होता है। व्हाट इज k, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे मान लो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, कोई m मास लटका हुआ है, यहाँ लगा mg, ऊपर लगा टेंशन T। देखिए एक कंसेप्ट है कि कनेक्टेड स्प्रिंग सिस्टम का टेंशन सेम होता है। अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, तो कनेक्टेड स्प्रिंग सिस्टम का टेंशन क्या होता है, सेम होता है। इसी कंसेप्ट को लगा दें, चलिए आइए इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। गाइस थोड़ा ठंडी लग रहा है, सो आई विल यूज माय हैंड ग्लव्स। ये देखिए यहाँ भी तो ये हमारे स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसका वेट लगा mg, ऊपर काम किया टेंशन T, ये कहीं हिल डुल रहा नहीं है, इसका मतलब कि क्या है, जो हमारा टेंशन फोर्स है वो mg के बराबर है। और ये आपको कितना बोल रखा है कि ये 4 किलोग्राम का है, तो 4 kg का वेटिंग, 4 kg वेट देख रहा है। तो अगर इसमें टेंशन T है 4 kg वेट के इक्वल, तो इसमें भी टेंशन T ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों स्प्रिंग क्या है, कनेक्टेड है, तो यहाँ भी टेंशन T होगा। तो अगर इसकी रीडिंग हमारी 4 kg वेट के इक्वल है, 4 kg वेट है, तो इसकी भी रीडिंग क्या हो जाएगी, 4 kg वेट हो जाएगी, क्योंकि कनेक्टेड स्प्रिंग का टेंशन सेम होता है। तो ए का रीडिंग 4 kg और बी का रीडिंग 4 kg। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़े, इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्प्रिंग फोर्स पूछ लेता है आपसे, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पूछ लेगा, दिया रहेगा हाँ डिस्प्लेसमेंट इतना है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है। कभी कभी स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये भी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो ½ kx² स्टोर होता है।
क्या होती है, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना इसमें स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। दिस इज योर फाइनल आंसर, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये कंसेप्ट है, डोंट बी भोलिंग दिस कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट से फटाक से लग गया क्वेश्चन। मुझे तो ये कंसेप्ट आता था, तो मैंने क्वेश्चन मैं देखते ही आंसर बता देता हूँ, हाँ मेरा आंसर होने वाला है। लेकिन आप लोगों का क्या, आप लोगों को सही से बताना, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत डिटेल में। चलिए, हाँ, कह रहा है कि निम्न में से कौन से बलों का सही क्रम है। देखिए बच्चे, जो फोर्स का सही क्रम, फोर्स सबसे स्ट्रांग फोर्स, सबसे वीक फोर्स, इसका आपको बता दूं, दुनिया में कई टाइप फोर्स होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। सबसे कमजोर कोई फोर्स दुनिया में होता है, सबसे वीक कोई है, तो वो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इन चार चीजों को ध्यान में रखिए और मुझे आप बताइए क्या होगा ऑर्डर फोर्स का। फोर्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने था, ऑप्शन ही था, देखिए सबसे वीक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कह रहा है वीक बोला है, अच्छा ये वीक क्या है? वीक न्यूक्लियर। एक्चुअली न्यूक्लियर जो फोर्स है दो टाइप होते हैं, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो ग्रेविटेशनल आगे कर दिया, गलत है ये। देखिए इस ऑप्शन में क्या है? ग्रेविटेशनल, हाँ यहाँ पे देखिए बी और सी में जरा देखिए तो ए और डी तो पक्का गलत है। ए और डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रीजन गलत होने का कि इसमें क्या है क्योंकि वीक फोर्स इसने पहले इंक्लूड कर दिया है। क्लियर? और कौन सा फोर्स होना चाहिए सबसे वीक? सबसे वीक तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वो आते हैं। तो सबसे नाम में ही बता दे रहा है ग्रेविटेशनल सबसे वीक है, तो ऑलरेडी सबसे कम हो गया। फिर से थोड़ा ज़्यादा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और फिर जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आते होंगे दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वीक एक साथ, बाकी सब दूर दूर। ओके, 56 हो गया कंप्लीट। आपने इसका शॉट ले लिया। इसका आप मुझे ए बी सी डी का जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो है कमेंट करना, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। ओके, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान। तो दिशा का ज्ञान रखिए, आंसर तो फटाक से आ जाएगा। वीनस एस, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्वेश्चन क्या कर, अब मैंने दिशा का ज्ञान कर लिया। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। चलो मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया, उसमें मैंने फोर्स लगा दिया, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ओके, आगे क्या है? टू बैलेंस दिस फोर्स ए सेकेंड फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो जाए, ये फोर्स बैलेंस हो जाए, तो आगे लगने वाला फोर्स बराबर पीछे लगने वाला फोर्स, तो इसके मैंने पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया। ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? वेस्ट और साउथ के बीच में है। तो अगर कहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लगने वाला फोर्स कहीं दिख रहा है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वेस्ट और साउथ। वेस्ट मतलब पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण ऑप्शन में कहीं
वेस्ट साउथ डायरेक्शन। आंसर नंबर सी विल बी योर राइट। ओके, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कमेंट। 58 क्वेश्चन। अच्छा, 58 क्वेश्चन कह रहा है ए प्लम लाइन इज सस्पेंडेड, प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग। सीलिंग मतलब एक छत, सीलिंग फैन वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। सीलिंग ऑफ अ कार मूविंग विथ अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कह रहा है कि क्षैतिज त्वरण ए, इसके आगे कुछ लिखा नहीं। क्षैतिज त्वरण ए से चल रही कार की छत से एक साहुल रेखा लटकाई गई है। साहुल रेखा, भाई इतना शुद्ध हिंदी मुझे भी नहीं आता। साहुल रेखा क्या होता? प्लम लाइन। आप लोग मुझे कमेंट करना बच्चे, प्लम लाइन क्या होता है, साहुल रेखा क्या होती है? साहुल रेखा, राहुल रेखा, साहुल रेखा, ठीक। कह रहा है कि ए प्लम लाइन इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ ए कार, कोई कार की सीलिंग है, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए। कह रहा क्षैतिज त्वरण ए से चल रही कार की छत से साहुल रेखा लटकाई गई है। चलो भैया, साहुल रेखा है, बॉब होता मैंने लटका दिया, ठीक, बॉब लटका दिया। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जी इधर है। कार जब ए से इधर चलेगी, ए एक्सेलरेशन से इधर चलेगी, तो इसका स्यूडो इधर बन जाएगा, मतलब एक्शन आगे हो रहा था, रिएक्शन पीछे बन जाएगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, वो एंगल थीटा हो गया, रिजल्टेंट आर वेक्टर हमारा हो गया। ऊर्ध्वाधर से झुका हुआ कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल। देखिए ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैंने एंगल कहाँ से लिया है? मैंने ऊर्ध्वाधर वर्टिकल से एंगल लिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चे, ये देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में आप लगा लो टेन थीटा। क्या लगाओ? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ओहो, क्या टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। मैं दिख रहा हूँ? हाँ, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये हमारी लाइन परपेंडिकुलर है, अब वो क्या है तुम्हारा? ए है, ए अपॉन, अब बेस क्या है? बेस क्या है? ये जो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ तक है, जी है, जी। थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी, ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। कितना क्वेश्चन बचा है? ओके गाइज, ओके, हम लोग लास्ट तक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। इसके लिए मैं स्पेस लूंगा। एक बुलेट है, उसका मास कितना है? 40 ग्राम है। हाँ, 40 ग्राम 50 ग्राम की तो गोली होती है। 40 ग्राम की गोली है, विथ वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड। 1200 मीटर पर सेकेंड के साथ गोली दागी जा रही है। 1200 मीटर प्रति सेकेंड के साथ गोली दागी जा रही है। 1200 मीटर पर सेकेंड के साथ गोली दागी जा रही है। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन ऑन द गन। जो आदमी उस बंदूक को पकड़ा, वो मैक्सिमम पता कितना पकड़ सकता है? वो मैक्सिमम पकड़ सकता है 144 न्यूटन के फोर्स से। ओके, और क्या बोला है? हाउ मैनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकेंड। मतलब आपको बताना है कि नंबर ऑफ गोली, उस बंदूक से कितना नंबर ऑफ गोली निकलेगा पर सेकेंड। यानी आपको टाइम दे दिया 1 सेकेंड। तो हमारा जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज कैसे निकालोगे आप? तो मोमेंटम का चेंज निकाल दो इससे। पहले इसको 40 ग्राम है तो किलो बनाओ। ऊपर दिख रहा क्या? 40 अपॉन में 1000 करो, तो इसको एमबी लिखो। तो लिखो 14 अपॉन में 1000। वेलोसिटी कितना दिया है? 1200। और टाइम कितना दिया? 1। अच्छा, अब फोर्स हमारा कितना? फोर्स हमारा है बच्चे
144। ये तो पर सेकंड के अंदर इतना मोमेंटम होगा। एक गोली इतने एक्सर्ट करेगी, हमको चाहिए n सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, मतलब सॉरी n गोलियों के लिए चाहिए, तो n का मल्टीप्लाई कर दोगे, n गोलियों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब यहाँ से निकल आएगा 144 इजिकल्स टू n इंटू कितना हो गया, ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया, फिर क्या बचा 1 0 से 1 0, ये भी अरे नहीं यार 2 0 से 2 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, तो कितना बचा 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 और डिवाइड बाई 1। देखो 12 बरैया में 144 और 4 91 में 4 और 4 तिया में 12, n बराबर 3 गोली। लेट मी चेक बच्चे, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ गोली कितना निकला, 3 गोलियां दाग सकोगे, 3 गोलियां दागो, है ऑप्शन में 3 गोली, हाँ देखो यहाँ पे 3 गोलीज कैन बी चलाया जा सकता है। ठीक, कह रहा है इफ द टेंशन इन केबल ऑफ 1000 किलो एलिवेटर, कह रहा है इफ द टेंशन इन केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 kg वेट देन एलिवेटर इज, कह रहा है यदि 1000 किलोग्राम की लिफ्ट केबल में तनाव 1000 kg के भार के बराबर है, तब लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, मे बी रेस्ट और क्या लिखा है, मे बी रेस्ट और एक्सेलरेटेड, मे बी रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका आंसर क्या होगा? मैं चाहता हूं सभी बच्चे इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दो, क्योंकि मैंने लिफ्ट वाले कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है। ठीक, लिफ्ट वाले जो क्वेश्चन है आपने कर रखा है, मैं चाहता हूं इसका मुझे आप आंसर कमेंट करो। चलो कमेंट आप मुझे लॉजिक कर देना, चलो लॉजिक आप कमेंट करो, आंसर मैं बता देता हूँ। इफ द टेंशन ऊपर 1000 कट जाएगा तो हमारा लिफ्ट रेस्ट में भी हो सकता है, या तो हमारा लिफ्ट इसमें रहे, रेस्ट में रहे, इन यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन से चले, यूनिफॉर्म मोशन से चलेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा डी, मैंने बता दिया यार। इस तरह अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म होता है। आगे आने वाले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, इट इज फिनिश। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो गाइज यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में, और पढ़ाई करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों का अच्छे से अच्छा आंसर आएगा मैं कमेंट जरूर पिन करूँगा उनका। ओके, थैंक यू वेरी मच। फॉर एनी डाउट यू कैन